हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स और 8th चैप्टर और आज है बच्चों लेक्चर नंबर 2। तो चैप्टर का नाम बच्चों आपको ध्यान है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुम्बकीय तरंगें। और आज के इस सेकंड लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्सवेल की समीकरणें, दैट इज मैक्सवेल्स इक्वेशंस। लेकिन बच्चों उससे पहले हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर को रिवाइज करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने एक अपनी प्रॉब्लम जाहिर की थी, उनको एक जिज्ञासा पैदा हुई थी पिछले लेक्चर के एक कॉन्सेप्ट में, जिसमें बच्चों हमने पढ़ाया था विस्थापन धारा यानी डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाई थी आपको। तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट, तो मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में रिवाइज करूंगा कि जैसे जो विस्थापन धारा की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक अनोखी घटना थी बच्चों। एक विसंगति मिली थी मैक्सवेल को एम्पियर के परिपथीय नियम में, जिसके अनुसार जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, तो जब कैपेसिटर लगे हुए किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि यहाँ जो वायर हैं जो प्लेट्स तक पहुँचे हैं वहाँ तो करंट समझ में आती है। इन तारों में आवेश के बहने के कारण जो करंट उत्पन्न हो रही है वो कंडक्शन करंट बच्चों हमने IC बताई थी। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि यहाँ दोनों प्लेट्स के बीच गैप है, तो यहाँ कैसे करंट उत्पन्न हुई। तो ये सब बच्चों मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, तो यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करनी। यहाँ एक नई प्रकार की करंट ने जन्म लिया जिसको हमने विस्थापन धारा कहा था, डिस्प्लेसमेंट करंट कहा था, और जिसको ID नाम दिया था। तो बच्चों क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एम्पियर का जो परपथी नियम था V.dl बराबर म्यू नॉट I था। इसको मॉडिफाई करके मैक्सवेल ने क्या किया था कि B.dl इक्वल्स टू करंट जो है इन दोनों करंट्स के सम के इक्वल होनी चाहिए, IC प्लस ID। I के स्थान पर ये लिखा था। तो इसकी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी पर डाउट है बच्चों को कि क्या सर ये नियम हर जगह लगेगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच इस पॉइंट पर अगर लगाएं, यहाँ लगाएं तो कैसे, क्या ये इन करंट में आपस में कैसा रिलेशन होगा, क्या करंट हर जगह इतनी होगी, क्या ये इक्वेशन इस पूरे परपथ के प्रत्येक स्थान में वैलिड होगी या नहीं, या डिफरेंट इक्वेशन बन जाएंगी, कोई विसंगति तो नहीं है। इस बात को मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ बच्चों कि जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बंद लूप ले लूँ जिसमें से होकर के ये तार जा रहा है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ जहाँ वायर्स हैं वहाँ केवल कंडक्शन करंट होती है, वहाँ विस्थापन धारा शून्य होती है। ठीक है, तो ये इस लूप के लिए C1 लूप के लिए फॉर लूप C1 ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट IC रह गई। ठीक है, क्लियर। अब मैं एक लूप यहाँ ले लूँ जहाँ के कोई वायर नहीं है, लेकिन वहाँ बच्चों करंट तो फ्लो हो रही है ID। तो बच्चों यहाँ ये ध्यान रखना है कि इस स्थान में जो I करंट होगी वो केवल डिस्प्लेसमेंट करेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, यहाँ कंडक्शन करंट शून्य होगी। तो होगा क्या कि IC प्लस ID का जो योग है वो हर जगह एक सा बना रहेगा। प्लेट्स के बीच की बात करें या प्लेट्स के बाहर जो वायर्स में करंट फ्लो हो रही है वहाँ की बात करें, तो यहाँ एक बात यही ध्यान रखनी है कि यहाँ IC और ID 0 है, यहाँ IC 0 और ID है। तो इस इक्वेशन से फॉर लूप C2, मान लो मैंने इसको लूप C2 कह दिया, तो C2 लूप के लिए B.dl इतना ही होना चाहिए बच्चों। लेकिन वहाँ क्या है कि यहाँ IC 0 है, केवल ID है। अब
क्या ये दोनों इक्वेशंस एक सी हैं? यहाँ आई सी है, यहाँ आई डी है। हाँ बच्चों, एक सी इसलिए हैं कि आई सी और आई डी बराबर होती हैं और दोनों का प्रभाव भी एक जैसा ही होता है बच्चों। फ़र्क कितना है कि ये परिवर्ती, समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न हो रही है, आवेश का यहाँ कोई रोल नहीं था। यहाँ जो वायर्स हैं वहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो इन वायर्स में आवेशों के प्रवाह के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें गति कर रहे हैं, इस वजह से हो रही है। और IC और ID जब बराबर होंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक सा रूप लेगी। और मान लो मैंने इसको I मान लिया तो ये इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? B डॉट डी एल म्यू नॉट I। और ये इक्वेशन भी क्या हो गई? B डॉट डी एल म्यू नॉट I, यानी इसको आगे लिखूँ तो म्यू नॉट I। और ये भी हो गई म्यू नॉट I। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि फिर इसमें सुधार क्यों किया, ये क्यों किया? बात बच्चों ये है कि यहाँ लगाते तो कैसे लगाते, यहाँ डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होती तो C2 लूप के लिए क्या हो जाता? B डॉट डी एल 0 हो जाता। अगर हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात न करें तो यहाँ IC तो है ही नहीं, तो इसको मॉडिफाई करके ही उसकी कंसिस्टेंसी बनी। ये इक्वेशन हर जगह कंसिस्टेंट है, तर्क संगत है, इस पूरे परपथ में कहीं लगाएंगे ये इक्वेशन वैलिड रहेगी, इसमें कोई भी विसंगति नज़र नहीं आएगी बच्चों। क्योंकि देखिए चाहे C1 लूप की बात करें चाहे C2 की बात करें, दोनों इक्वेशन सेम रिजल्ट दे रही हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि IC और ID के मान बराबर होते हैं बच्चों। अब आप कहेंगे कैसे बराबर होते हैं, इसको बताइए सर। तो देखिए हम एक न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे। हमने ID कल निकाला था बच्चों, ID बराबर कितना आया था? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। यही ID निकाली थी, पिछले लेक्चर में आपने इसको देखा है इस इक्वेशन को। तो एक तरीके से अगर हम चलेंगे कंडक्शन करंट और इसकी बात करेंगे तो दोनों सेम आती हैं, न्यूमेरिकली भी सिद्ध करेंगे। और अगर आप इनको ये कहना चाहते हैं कि दोनों बराबर करके दिखाइए तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्लक्स कितना होता है बच्चों? EA, तो ID कितना हो गया? ID बराबर एप्सिलॉन डी EA अपॉन dt, यही तो होगा। क्लियर? अब यहाँ फील्ड वेरिएबल है बच्चों E, तो ID बराबर कितना हो गया? एप्सिलॉन, एरिया तो कांस्टेंट है, dE ओवर dt। ठीक है, ध्यान से समझते चलना। अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ बच्चों कि IC और ID बराबर प्रूव करनी है तो हम पहले IC तो लिखें। IC क्या है बच्चों? इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? किसी चालक में जो धारा बहती है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जो कि अब तक पढ़ते आए हो। तो विद्युत धारा IC कितनी होगी बच्चों? DQ ओवर DT, यही तो हो जाएगी। इसे मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम अभी ID कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर ID की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, उसके बाद हम बात करेंगे। उसके बाद बात होगी कि इनको मिलान किया जाएगा IC और ID को, तो पता चल जाएगा इक्वल हैं या नहीं हैं। तो यहाँ तक बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब दोनों प्लेट्स के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो आपको पता है E बराबर कितना होता है बच्चों? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना होता है? Q अपॉन A, सिग्मा Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ। तो ID बराबर कितना आ गया बच्चों? एप्सिलॉन A डी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। आगे लिखते हैं D ओवर dt, यहाँ वैल्यू पुट कर रहे हैं E की, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये कॉन्स्टेंट्स हैं बच्चों। तो ID बराबर कितना आ गया? एप्सिलॉन A DQ ओवर dt इंटू, ये बाहर आ गया 1 अपॉन एप्सिलॉन A। ये इससे कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा? ID इक्वल्स टू DQ ओवर dt। तो यहाँ से अब देख लीजिए इन दोनों इक्वेशन से, वहाँ भी DQ ओवर dt और यहाँ उस कॉन्सेप्ट से हमने निकाला वो भी DQ ओवर dt। दैट इज इन दोनों इक्वेशन से क्लियर है कि IC इक्वल्स टू ID, दोनों
करेंट्स सेम होती हैं, दोनों का व्यवहार सेम होता है, बस उनके उत्पन्न होने का, उनके जनरेट होने का रीज़न अलग है, कारण अलग अलग हैं। ठीक है, तो चलिए ये बात रही जो बच्चों का डाउट था। और इसी बात को बच्चों एक न्यूमेरिकल में भी कराएंगे, जब इस चैप्टर को क्लोज करने के बाद जब एनसीईआरटी की बुक्स के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस पर। हाँ तो बच्चों अब चलेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन की तरफ, जिसमें मैक्सवेल की समीकरणों को हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो विस्थापन धारा जब हमने पढ़ी थी बच्चों, पिछले लेक्चर में आपने विस्थापन धारा को पढ़ते समय एक दो बातों पर विशेष रूप से ध्यान दिया था कि हमने वहाँ पर ये देखा था कि परिवर्ती समय के साथ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आपको पता है जो कि किस नियम से आया है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। किस बात को इंडिकेट करता है कि समय के साथ परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, समय के साथ परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र को, और इसका उल्टा भी है। ये फैराडे के नियम से पता लगता है। और जब विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ तो वहाँ ये बात सिद्ध हो गई कि समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है किसको, चुम्बकीय क्षेत्र को। ठीक है बच्चों, ये बात कब पता लगी कि जब विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, वहाँ देखा कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र जो टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, समय के साथ बदलने वाला जो वैद्युत क्षेत्र है, वो विस्थापन धारा को जन्म देता है। और जब विस्थापन धारा उत्पन्न हुई तो वहाँ चुम्बकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो बच्चों यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों क्षेत्रों में बड़ा कॉम्बिनेशन है, बड़ा समायोजन है, बड़ी सिमेट्री है कि एक चुम्बकीय क्षेत्र दूसरे चुम्बकीय क्षेत्र को जन्म दे देता है। यही कॉन्सेप्ट बच्चों पहली सीढ़ी है, शुरुआत है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पन्न होने की, उनके अस्तित्व की। मैक्सवेल ने पहले ही उनके विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी कर दी थी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के आधार पर, और जिसके लिए उन्होंने सहारा लिया था कुछ समीकरणों का, जिनको कहते हैं मैक्सवेल की समीकरणें, मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो दोनों प्रकार के क्षेत्र, एक चुम्बकीय क्षेत्र और एक वैद्युत क्षेत्र, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे से उत्पन्न हो जाते हैं, और इन क्षेत्रों का एक दूसरे पर जो प्रभाव है उनको इक्वेशंस की सहायता से कलेक्ट किया और उनकी गणितीय विवेचना भी की, और इसी आधार पर उनके मस्तिष्क में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व का बोध हुआ। तो बच्चों मैक्सवेल्स की समीकरणें कोई नई समीकरणें नहीं है, उन्होंने डिफरेंट साइंटिस्ट्स की इक्वेशंस को कलेक्ट किया, जिससे कि हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कॉन्सेप्ट की एनालिसिस कर सकें, विश्लेषण कर सकें, गणितीय विवेचना कर सकें, उसका गणितीय विश्लेषण कर सकें। तो बच्चों जैसे आपने नाम सुने होंगे, आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, गॉस का नाम सुना है आपने, फैराडे का नाम सुना है आपने, एम्पियर का नाम सुना है आपने। इन्हीं साइंटिस्ट की इक्वेशंस को एक साथ कलेक्ट करके एक कॉम्बिनेशन बनाया, एक संग्रह बनाया, जिनको हम मैक्सवेल्स की समीकरणें कहते हैं। तो देखें मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं बच्चों 4। तो सबसे पहले प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, इनसे पहले से ही आप परिचित हैं। मैक्सवेल ने इनका कॉम्बिनेशंस बनाया है, और ये विद्युत चुम्बकीय कॉन्सेप्ट के लिए एक बहुत अच्छा कलेक्शन है। इसके बिना इन तरंगों
की व्याख्या नहीं की जा सकती थी बच्चों, कोई एनालिसिस नहीं कर पाते हम। फर्स्ट इक्वेशन, प्रथम समीकरण, कोई नई समीकरण नहीं है। ये समीकरण स्थिर वैद्युतिकी में आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी थी, वही प्रमेय यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानी गई है। यानी वैद्युतिकी में गॉस लिख लो, कैसी लिख लो, लिखने का तरीका है गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। अब मैं आगे हटा दूं बच्चों इस चीज को, गॉस की प्रमेय। अब मैं यहाँ लिखूंगा नहीं बच्चों प्रमेय को पूरी को, आप पीछे पढ़ चुके हैं इसको, इसलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक या अपने नोट्स से लिख लेंगे। जो फर्स्ट यूनिट आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने पूरी गॉस की प्रमेय लिखाई है, वो आप लिखेंगे कि क्या प्रमेय लिखाई थी बच्चों। किसी बंद पृष्ठ द्वारा, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद, किसी बंद पृष्ठ द्वारा निर्गत नेट वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। ये बच्चों गॉस की प्रमेय थी, और इसी को जब गणितीय रूप में लिख दूं तो वो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दैट इज बंद पृष्ठ है तो क्लोज इंटीग्रेशन वैद्युत फ्लक्स ही तो निर्गत करेंगे बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, दैट इज E डॉट डी ए इक्वल्स टू क्या पढ़ाया था, Q/ε0। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगी। क्लियर बच्चों, ये हो गई प्रथम समीकरण। अब ये इसका थ्योरी, इस नियम की, इस प्रमेय की थ्योरी आप लिख लेंगे, पीछे ये इक्वेशन आपके पास मौजूद है फर्स्ट यूनिट में। फिर द्वितीय समीकरण, जो सेकंड इक्वेशन है बच्चों, दैट इज सेकंड इक्वेशन, ये है चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय। चुंबकत्व में गॉस की प्रमेय या नियम, कुछ भी लिख सकते हैं। ये क्या है बच्चों कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत नेट चुंबकत्व फ्लक्स सदैव शून्य होता है। यानी सरफेस कोई सी हो सकती है, बी चुंबकीय फ्लक्स B डॉट डी ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ये क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहलाएगी। थ्योरी इसकी कहाँ से लिखेंगे, चुंबकत्व वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाई है बच्चों आपको, तो वहाँ से इसकी थ्योरी लिखेंगे, ये उसका गणितीय रूप हो जाएगा, जो कि मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। हाँ, एक बात और बता दें बच्चों, जैसे ये इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है, ये इक्वेशन ये बताती है कि किसी आवेश से उससे जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बीच क्या रिलेशन है, कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये पता करने के लिए इक्वेशन है। और ये इक्वेशन ये बता रही है बच्चों कि फ्लक्स सदैव 0 क्यों है, क्योंकि अकेले किसी चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। हम ये कहें कि हम चुंबकीय उत्तरी ध्रुव को अलग कर लें, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को अलग कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। वो दोनों ध्रुव सदैव एक साथ जुड़े रहेंगे, जिससे बंद पृष्ठ से जब फ्लक्स निकलेगा तो जितना फ्लक्स निकलेगा नॉर्थ पोल की तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल की तरफ से उस बंद पृष्ठ में प्रवेश करेंगी, जिससे नेट फ्लक्स 0 ही रहेगा। यानी अकेले चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है। ये इक्वेशन इस बात को इंडिकेट कर रही है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं तृतीय समीकरण पर। तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण कौन सी है बच्चों, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। ये भी आप विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वहाँ से इसकी थ्योरी लिखेंगे। फैराडे का वैद्युत शॉर्ट में लिख दूं, वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का
नियम, फैराडे का वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम। तो बच्चों आपने पढ़ा था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है E, वो सदैव चुम्बकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। E बराबर माइनस डी फाई, चुम्बकीय फ्लक्स है तो फाई बी लिख दिया मैंने, डी फाई बी ओवर डी टी। अब इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखूं बच्चों इस इक्वेशन को, तो E बराबर होता है क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट डी एल, उसको लाइन इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ E की जगह ये लिख दें तो इक्वेशन क्या आ गई, E डॉट डी एल बराबर माइनस डी फाई बी ओवर डी टी। इस नियम की थ्योरी भी आप लिख लेंगे, इसकी थ्योरी आप फैराडे वाले चैप्टर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर में जाएंगे, यानी चैप्टर नंबर 6 में, और वहाँ से इसका पूरा नियम लिखेंगे। नियम बहुत आसान है। किसी वैद्युत परपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या किसी लूप में या परपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस परपथ या लूप से परिबद्ध नेट चुम्बकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इसी को हमने फैराडे का नियम लिखा है। ये नियम बच्चों ये बताता है कि परिवर्ती चुम्बकीय फ्लक्स, या ये कह सकते हैं कि परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र, क्योंकि जब चुम्बकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुम्बकीय फ्लक्स भी बदलेगा। यानी ये इस कॉन्सेप्ट को बता रहा है कि समय के साथ परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बच्चों ये बता रहा है, यहाँ ई आ रहा है कि नहीं आ रहा वैद्युत क्षेत्र, तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है। अब बच्चों चलेंगे चतुर्थ समीकरण पर, जो एम्पियर के नियम को मॉडिफाई करके निकली है। विस्थापन धारा वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था कि जो एम्पियर का परपथीय नियम है, जब संधारित्र को चार्ज करते समय वहाँ लगाते हैं तो वहाँ कुछ इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, वहाँ नियम कुछ अटपटा लगता है, ऐसा लगता है कुछ नियम में कुछ अधूरापन है, कुछ मिसिंग है। उसको मॉडिफाई किसने किया था बच्चों? मैक्सवेल ने। जो विस्थापन धारा वाली समीकरण हमने निकाली थी उस समय उस नियम को मॉडिफाई किया था। तो वही एम्पियर मैक्सवेल समीकरण क्या है? चतुर्थ समीकरण है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों, फिर मैं चतुर्थ समीकरण यहाँ लिखूंगा। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं फोर्थ इक्वेशन पर, मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण पर। ये बच्चों समीकरण नंबर 3 रही मैक्सवेल की, और चतुर्थ समीकरण कहाँ से आएगी? एम्पियर का जो परिवर्तित नियम था, मॉडिफाइड नियम था, जो कि मैक्सवेल ने उसमें संशोधन किया, तो उसे क्या कहते हैं हम? एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। या एम्पियर मैक्सवेल का परपथीय नियम, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम यहाँ लिख देता हूं मैं। तो बच्चों इसको हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा चुके हैं, तो अब हम यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। वही फोर्थ इक्वेशन कहलाती है मैक्सवेल की, जिसके अनुसार लीनियर इंटीग्रेशन यानी रेखीय समाकलन किसका? मैग्नेटिक फील्ड का, वो कितना होता है? म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। आई डी क्या है? विस्थापन धारा है। इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ बच्चों। आपको पता है कि आई डी हमने कितना निकाला था? एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। तो यहाँ पुट करेंगे तो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन डी फाई ई अपॉन डी टी। ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 4, मैक्सवेल की इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अच्छा, ये किस बात को इंडिकेट करती है बच्चों?
कि समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र डी फाई ई है, तो जब परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होगा तो फ्लक्स भी परिवर्ती होगा समय के साथ, और वो किसको उत्पन्न करेगा, बी यानी चुंबकीय क्षेत्र को, जो कि बात मैंने यहाँ लिख दी है कि समय के साथ परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, उत्पन्न करता है। तो बच्चों ये 4 समीकरण हैं मैक्सवेल्स की। तो इन चारों समीकरणों से आप भली भांति पूर्व से ही परिचित हैं, लेकिन ये कलेक्शन, ये एक महत्वपूर्ण कलेक्शन, इन समीकरणों के बिना बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो कॉन्सेप्ट है उसका विश्लेषण कर पाना संभव नहीं था। तो इन्हीं इक्वेशंस के आधार पर विश्लेषण हो पाया। तो बच्चों अब बात करते हैं कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अस्तित्व की पता कब लगी। अभी तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी मैक्सवेल ने, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत है क्या। उसके बाद फिर ये देखेंगे कि किन प्रयोगों से विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न किया गया, जिसमें एक आएगा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अपने इंडिया के भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी किया था इस विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उत्पादन, ठीक है। तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स की बात और विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत जो है मैक्सवेल का, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जिससे जो और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती हैं, उनका स्रोत क्या है, पहले तो ये पढ़ेंगे। फिर मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत पढ़ेंगे, और फिर ये पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से प्रयोग हैं जिनसे विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न हुई, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं बच्चों, तो मन लगा के पढ़ते रहिए, इनके नोट्स बनाइए। तो इसी आशा के साथ गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।